तो मतलब कि दो दफा ज्वाइन किया उन्होंने। और आई थिंक उनका कनेक्शन वीक होने की वजह से आई थिंक वो चले जाते हैं। जी मैम। ओके। जो मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मैं इस पे आज लेक्चर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक सेशन होल्ड करें। इसमें ये था कि 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर के मुझे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं। ठीक है, कि जो एज अ स्टूडेंट जब मैं थी, मैं इसको किस तरह मतलब लेती थी, और एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है क्वेश्चन बनाते हुए। ये CH iPad जो है ना, ये अपने आप को अनम्यूट करके पूरे सेशन में मेरे साथ कन्वर्सेशन रख सकते हैं। ठीक है। श्योर मैम। ठीक है। श्योर। ठीक है, कोई मसला नहीं मुझे आपके क्वेश्चन करने से। ठीक है, ताकि टू वे कम्युनिकेशन होगी तो मेरे लिए कन्वर्सेशन को आगे मतलब कि बढ़ाना इजी होगा। हाँ, जब मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगी और उसको कम्युनिकेट करूंगी। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो सकती है कहीं से? स्टॉप शेयरिंग, स्क्रीन यस मैम, यू शेयर। कैन। ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने जरा BM की बुक खोली हुई है, तो मुझे कैमरा ऑन करके अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, मैं BM की बुक दिखानी पड़ेगी। शेयर, होस्ट डिसेबल्ड, मैसेज आ रहा है मुझे, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। आप काइंडली जरा मुझे अलाउ कर दें। यू कैन नाउ। ओके, हो रही है शेयर वैसे अभी? नहीं मैम। मैं करते हैं शेयर के ऑप्शन पे जाके, अब हो रही है? जी जी। चलिए ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, ये बेसिकली ना आपको पता, आपका सिलेबस आपको पता होगा। ठीक है, आई थिंक दूसरे स्टूडेंट है, उनका नाम जो भी, आई थिंक उमैर था, मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों को तो पता है कि आप लोगों के 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर में से 7 चैप्टर जो फर्स्ट 7 है वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी 2 रिस्क है। ठीक है, अगला 10 ICT है। मुझे ज्यादा आप लोगों को आइडिया होगा अपने सिलेबस का। फिर आता है HR 11 से 13। ठीक है, फिर आता है, फिर इसमें मार्केटिंग, और फिर इसमें एक स्कोप आता है, मतलब आपके जितने भी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे एथिक्स से रिलेटेड, यहाँ से 18 19 20। और यकीन करें, ये जो 18 19 20 है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो चैप्टर है ना, इनमें से तो आपने कोई कभी मतलब 1 से 7 इसमें तो आपने छोड़ने का कुछ भी कोई भी पार्ट छोड़ने का सोचना भी नहीं है। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जरा इसको। ठीक है, अगर मैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी की बात करूँ, ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर मैं देखूं, अगर मैं एज अ स्टूडेंट मैं प्रिपेयर करूं, जब मैंने प्रिपेयर किया था या पास किया था, ठीक है, मैंने वैसे आई थिंक फर्स्ट में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे पेपर बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अंदर लिखने की स्किल्स नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें, आपको एक काम करना है, जो फोर्थ नंबर पे पॉइंट है ना, आपको इंटेंडेड और इमरजेंट स्ट्रेटेजी, आपने वोकेबलरी, आपने ना BM में जाके ना अपने वोकेबलरी का BM वाली वोकेबलरी यूज करनी है। जब आप BM वाली वोकेबलरी यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर पास होगा। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि एकदम से जी स्ट्रेटेजी चेंज हो जी, मतलब कि हमने कोई मैनेजमेंट ने जी फॉरन फॉर बेहतर होगा कि आप ना पास था पेपर और पेन रखें। किसी ने रखा भी वैसे, बाय द वे। इमरजेंट स्ट्रेटेजी एंड इंटेंडेड स्ट्रेटेजी, आपने इस वर्ड को कैसे यूज करना है। ठीक है ना, आप ये सोचेंगे। अब अब मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटेजी है, वो शुरू से फॉलो करती आ रही है। ठीक है, उसमें एकदम से जी मार्केट टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पता ही नहीं चला हुआ क्या, तो हम कहेंगे कि डेली, आप उसके लिए आप उस वर्ड यूज कर रहे होंगे डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी। डेलिब्रेट नहीं है वो, इंटेंडेड स्ट्रेटेजी है, वो प्री प्लान स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और अब के मैनेजमेंट सोच रही है कि उनको नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तो उनको मतलब वो इमरजेंट स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं। एक फोर्स स्ट्रेटेजी होती है, फोर्स स्ट्रेटेजी एक साइन ऑफ वीक मैनेजमेंट।
ठीक है। तो इस तरह आपको सारे के सारे टेक्नोलॉजी, जैसे नोकिया था, ठीक है, वो बटनों पे लगा हुआ था, सारे एग्जांपल यही देते हैं, और वो जी R&D करके स्मार्ट दूसरे फोन पे चला गया। अब वो जो नोकिया को करना पड़ा, वो फोर्स स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उनके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं थी, उनकी कोई मैनेजमेंट ने इस बारे में सोचा नहीं था, तो उनके लिए ये फोर्स स्ट्रेटेजी थी, उनको करना ही करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वैसे भी मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वर्ड्स को कैसे यूज करना है, ये आप लोगों ने इसके अंदर, मतलब कि ये पूरी गेम है वर्ड्स की। आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे और आपने वर्ड्स की मतलब कि वोकैबुलरी यूज करनी है। ठीक है। इंटेंडेड, इमरजेंट, फोर्स्ड, ये तीन वर्ड अगर मैं होती, मैंने इस चैप्टर में से अब तक, मतलब पहले से चार तक, मुझे क्या मिशन उसने पूछना नहीं है आपसे, मिशन क्या होता है। हाँ, वो मिशन का एक क्वेश्चन बड़ा इसके पास्ट पेपर में आया आता है कि वो कहता है कि हम, मतलब कि एक नई कंपनी बनी है, वो कह रही है कि हम ना मिलता जुलता मिशन ना उस कंपनी के साथ रख लेते हैं। इसके पास्ट पेपर में क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, आप लोगों ने लाजमी देखना है। अगर मैं हूँ, मिशन स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन वो पास्ट पेपर में 2-3 दफा पूछा हुआ है कि कंपनी जो है ना, वो उसकी दूसरी एक कंपनी है, उसकी ना नकल उतार रही है, वो उसी की स्टेटमेंट को अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी, कहते हैं मैनेजमेंट प्रपोज करती है हम ना थोड़ी सी चेंज करेंगे और हम अपनी मिशन स्टेटमेंट यही देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने लाजमी देखना है कि इसको एड्रेस कैसे किया गया है, ठीक है, एक ये मार्क कर लें इस एरिया में, क्योंकि उन्हें डिफाइंड स्ट्रेटेजी तो पूछना नहीं है आपसे। ठीक है। लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी भी नहीं पूछना उसने आपसे। एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी में क्या पूछ लेगा उसने, वो क्वेश्चन बनाता है सिनेरियो, उसने रटा नहीं पूछना आपसे अब। ठीक है। तो अब आपने कोई चीज पढ़नी है ना, अगर आप स्ट्रेटेजी भी पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन स्ट्रेटेजी भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी सोचेंगे इसमें सिनेरियो प्लानिंग कैसे हो सकती है उसकी। ठीक है। आप इंटेंडेड, इमरजेंट और फोर्स स्ट्रेटेजी में भी वो बना सकता है कि एक एक सिनेरियो बिल्ड हुआ है। ठीक है। अब इसमें वो हम कहेंगे कि पुरानी स्ट्रेटेजी थी, इंटेंडेड थी, अब ये इमरजेंट स्ट्रेटेजी है, लेकिन अब वीक साइन ऑफ मैनेजमेंट है, ये है वो, तो मैनेजमेंट फोर्स स्ट्रेटेजी की तरफ जाएगी। ठीक है ना। तो आप खुद सोचे एज अ स्टूडेंट, मैं जब स्टूडेंट थी मैं ये सोच रही थी कि अगर एक क्वेश्चन है, अगर मैं नॉलेज बेस, मतलब मैं रट्टे वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ भी रही हूँ, तो ये इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि उसने इम्प्लीकेशन तो नहीं पूछनी, उसने मुझसे डिफाइन तो नहीं पूछना, उसने मुझसे बेनिफिट तो नहीं पूछने। ठीक है। तो आप खुद उसकी खुद अपने माइंड को अप्लाई करेंगे, मैंने ये कैसे, एग्जामिनर बन के सोचेंगे इस चैप्टर में से वो पूछेगा तो क्या पूछेगा। अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं क्या क्वेश्चन इसमें दूंगा। अगर एग्जामिनर होते ना, यकीन करें, तो मैं भी, एक एक मेंडलोस मैट्रिक्स चलता है, ठीक है ना, वो जो कि आपको भी पता होगा, मैं भी होता था, मैं भी यही करता। लेकिन मेंडो मैट्रिक्स में मैं बैंक लोन देती, ठीक है ना। बैंक लोन को तो कब वो मतलब बैंक लोन होते, कस्टमर होते, कुछ मेरे सप्लायर्स होते, कुछ मेरे पब्लिक होते हैं। कोई कंपनी एक ऐसे एरिया में प्रोजेक्ट लगाने लगी है जहाँ की क्या कहते हैं, जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब वहाँ की जनरल पब्लिक भी की स्टेक होल्डर में मतलब आ रही है। हमने वहाँ की किसी गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी है कि हमें अप्रूवल मिल जाए उस प्रोजेक्ट की, मतलब ऐसे, मतलब कि सिनेरियो प्लानिंग आपसे वो इसी तरह पूछेगा कि बैंक ने पैसे दिए हुए हैं, वहां पे आपने, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, अब वहाँ की आपकी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उससे आपने अप्रूवल लेनी है, और लेकिन वहाँ के जो हैबिटेंट है, मतलब जंगल वंगल, वहाँ पे आपके नुकसानात को होंगे, आपकी जी वहाँ के स्पीशीज को बड़ा ज्यादा फायदा नुकसान होगा। तो इसमें जो दूसरे जो इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप होते हैं और कैपिटलिस्ट ग्रुप होते हैं, मतलब कि इनमें थोड़ा सा क्लैशेस होंगे। तो तब उसने आपसे सिनेरियो प्लानिंग करवानी है, मेंडलोस मैट्रिक, मतलब इस तरह पूछना है। ये नहीं पूछना कि, सॉरी मैं तेज तो नहीं बोल रही, ये नहीं पूछना कि मिनिमल हम्म, एफर्ट क्या होती है, कीप इन्फॉर्म्ड क्या होता है, की प्लेयर क्या होता है। अब की प्लेयर वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि भाई अप्रूवल तो उसने ही देनी है ना। ठीक है ना। की प्लेयर वो है, उसको खुश रखना है, उसको बैलेंस रखना है हमने। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ की लोकल अथॉरिटी को भी देखना है, और अपने वहाँ के फायदे भी देखने हैं, और वहाँ के नुकसानात भी मैनेज करने हैं, क्योंकि अप्रूवल ही उसने देनी है, की प्लेयर। और शेयर होल्डर तो वैसे ही की प्लेयर होती है, मैनेजमेंट तो वैसे ही डिसीजन मेकिंग में आ जाती है। ठीक है। अब एक होगा कि पैसे हमने लेने हैं, मतलब कि मैं एक आपको सिनेरियो बताई हूँ कि इस तरह के सिनेरियो हैं, पेपर्स आते हैं इसी तरह। बैंक ने पैसे दिए हुए हैं, अब बैंक क्या है, बैंक बैंक कुछ भी नहीं है, बैंक को सिर्फ और सिर्फ अपने कीप सेटिस्फाइड रखना है। क्यों? क्योंकि बैंक आपकी डिसीजन मेकिंग में, बैंक को जब तक पैसे मिल रहे हैं बैंक खुश है। जब उसको लगेगा कि कंपनी के कैश फ्लोज में प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप, क्योंकि अब क्रेडिटर्स के पास भी इस बात की अथॉरिटी होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है ना। अगर आप कॉर्पोरेट, मतलब सीलो को भी अगर हम सोचें, तो वहां पे भी उनके पास भी अथॉरिटी होती है, उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, लेकिन वो उस पावर को कभी यूज नहीं करते। ठीक है। क्योंकि जब तक उनका क्योंकि उनको बिजनेस ही नहीं है ना, तो मॉडल ही नहीं है वो, उनका अपना बिजनेस है, उनका यह है कि हमने पैसे देने हैं और हमने उस पे इंटरेस्ट कमाना है और हमारे पैसे आते रहने चाहिए।
तो जब तक ये कंपनी कर रही है तब तक वो खुश है। जैसे ही कंपनी के पास कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है, लॉसेस में आती है, तो तब उनको प्रॉब्लम आती है, तब वो की प्लेयर में जा सकते हैं। उससे पहले वो की प्लेयर में कभी भी नहीं जाते। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने सोचनी है कि मतलब कि उधर के जो कीप इन्फॉर्म्ड है कि मिनिमल एफर्ट है, मतलब ये खुद सोचना है कि क्वेश्चन पेपर में बैठ के सोच, क्योंकि अगर आना है तो इसी तरह आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही सिनेरियो प्लानिंग होगी। इसी तरह कस्टमर तो होंगे, सप्लायर तो होंगे, कस्टमर को सही तरह प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो कीप सेटिस्फाइड में, तो कि खुद सोचना कि इसमें की प्लेयर कौन से हैं, कि और की प्लेयर कौन से हैं, कीप सेटिस्फाइड कौन से हैं, मिनिमल एफर्ट किसको पुट करनी है, क्योंकि आपके पास एक रिसोर्स। ये क्यों मैं कह रही हूँ कि मिनिमल एफर्ट पुट करनी है, ये क्योंकि कंपनी के रिसोर्सेज बड़े कम होते हैं। हम एक ही जगह सारे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके हम एक ही बंदे को खुश नहीं कर सकते, तो वी हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी इंटरेस्ट एंड पावर अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेंटल, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम सबको खुश नहीं रख सकते एट अ टाइम। तो ये सब कैटेगरी रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं इसमें डेफिनेटली, या तो इंटेंडेड एक फ्यूचर बेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जो कि बहुत ही मतलब कि कभी किसी को ये समझ नहीं आती कि ये है क्या चीज। बेसिकली ये सारी एक इमेजिनेशन है। तो जैसे मैं अगर आज से 5 साल बाद मैं चाहती हूँ मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाऊँ, तो मुझे वो चीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स वर्किंग है ये। एक उससे 2 साल पहले मुझे ये करना है, उससे 2 साल पहले मुझे ये करना है। मतलब ऑप्टिमल, मतलब फाइनल सोल्यूशन को सोचते हुए रिवर्स वर्किंग करनी है, बैक बैक स्टेप वर्किंग। जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा शायद ये पढ़ने में आसान लगे, लेकिन तो ये पूरी की पूरी इमेजिनेशन है किसी बंदे की। ठीक है, किसी ने ये कॉन्सेप्ट भी लिखा ना तो इमेजिनेशन की बेस पे लिखा हुआ है, और इसमें कुछ भी नहीं है फ्यूचर बेसिक, मतलब रिवर्स वर्किंग है। 10 तक पहुंचना है तो पहले मुझे 9 स्टेप पे आना पड़ेगा, 8 स्टेप पे आना पड़ेगा, 7, मतलब ये पूरी एक जस्ट इट्स जस्ट अ कॉल्ड अ रिवर्स वर्किंग, नथिंग एल्स इन दिस चैप्टर। अगर मैं हूं तो ऑब्वियसली मेंडलोस मैट्रिक ही टेस्ट होगा, या फिर पहली बात ये टेस्ट ही नहीं होना, होगा भी तो मेंडलोस ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन मैंने एक टेस्ट दिया था, उसके अंदर ना एक क्वेश्चन रेज हो गया था, आई थिंक नाम नहीं मुझे बच्चे का याद है। उसने इशू रेज किया था कि स्वोट एनालिसिस पूछ लिया है, वो तो जी चौथे चैप्टर में आता है। अच्छा, स्वोट एनालिसिस के 4 हिस्से होते हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो आपकी कवर होती है ना, वो आपकी कवर होती है चैप्टर नंबर 4 पे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती क्या, मतलब अगर मैं ये जो सेकंड चैप्टर ना, ये बेसिकली पर्टेन करता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। जब भी आपने जिंदगी में किसी भी कोई भी कंपनी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को एनालाइज करती है तो वो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखती है। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आप स्वॉट एनालिसिस आ भी गया तो यकीन करें आपको यही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, पेस्टल ही इंप्लीमेंट, वहां पे बेशक पेस्टल नहीं लिखोगे लेकिन करना पेस्टल ही। या तो वहां पे टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से चीज दी होगी, पेस्टल क्या है आपको भी पता है, पॉलिटिकल, वो जो इसके 5-6 फैक्टर आते हैं, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ठीक है, ये 5 है जो भी जितने भी आते हैं, इकोलॉजिकल। ठीक है, अगर आप इसमें जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई किसी का एक्सचेंज रेट गिर रहा है या बढ़ रहा है आपको। देखिए पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल में आप ले लें, मतलब टैक्स पॉलिसी ले लें, लेबर लॉ ले लें, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन देख लें, किसी किसी और कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात देख लें। मतलब जब भी आपने अपना एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, कोई कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है, या हो सकता है कि देखिए चाइना हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हम ये सोचें एक अपॉर्चुनिटी आ गई, इससे प्रोडक्ट मार्केट बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। ठीक है, ये क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर है। ठीक है, अब वहां पे लिखा तो नहीं है, ठीक है ना, कि ये पेस्टल लगना है, यहाँ पर वहां पर स्वॉट एनालिसिस पूछा है। लेकिन माइंड में आपके होना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के लिए आप हमेशा याद रखें ये कंपनी रिलेटेड फैक्टर नहीं है, ये है आप वो फैक्टर जो एक्सटर्नल है। ठीक है, उस एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए आपको पेस्टल, पोर्टर डायमंड्स तो लगाना ही पड़ेगा। लिखें बेशक ना, लेकिन इसी फैक्टर पे होगा। टेक्नोलॉजी चेंज होगी इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा आपके पास, इकोलॉजिकल बेनिफिट होगा, लीगल बेनिफिट होगा, पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, फैक्टर कंडीशन बहुत अच्छी होगी आपकी, डिमांड बहुत अच्छी होगी, रिलेटेड स्पोर्टिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी होगी, फर्म स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर, राइवलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। मतलब सोचना इसी पे जब भी आएगा, सोचना क्वेश्चन इन इट सेल्फ आए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तब भी यही, मतलब क्वेश्चन तो बहुत स्पेसिफिक हो गया ना जी। अब हमने एनालिसिस करना है, अपने हम कहीं इंडस्ट्री बनाने लगे हैं, अब हमें एनालिसिस करना है। और सेकंड चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीजें हैं। ठीक है, पहले में मेंडो, सेकंड में पोर्टर डायमंड एंड डायो क्या कहते हैं पेस्टल, और कुछ भी नहीं। और आपने कहना कि यही तो है, ये हमें नई बात बता रही है, लेकिन अब
थोड़ा सा ना मतलब प्लीज मतलब आप ये सोचें कि आपने अपने आप को ना टेंशन से निकालना है कि अब चैप्टर, क्योंकि आपको लगेगा 20 चैप्टर है, मैं ये कैसे करूँ। हर चैप्टर को ना शॉर्ट बनाए कि पहले में मेंडोज है, मेंडोज तो कुछ भी नहीं है, मैंने 4 चीजें अपने फिंगर टिप्स पे रखनी है। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब उर्दू में भी याद रख लो ना, कॉन्सेप्ट है लेकिन वोकेबलरी वही वाली हो। जैसे मेंडोज में मैंने जो भी है, मैंने मिनिमल एफर्ट तो भूलना नहीं है, कीप इन्फॉर्म्ड, की प्लेयर की, और इस तरह के 4 वर्ड्स मैंने नहीं भूलना है, यही है मेंडोज। और पावर और इंटरेस्ट में खेलना है मैंने, कुछ भी सिनेरियो आएगा मैं कर लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर। दूसरे में पेस्टल है और डायमंड है, ठीक है। पेस्टल में भी आप पॉलिटिकल फैक्टर ये वो, मतलब आप याद रखें कि खुद एनालाइज करें कि ये आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो उसमें आप स्ट्रेंथ या वीकनेस की तरफ लेके जाएंगे आप, मतलब कि उसको कंक्लूड कैसे करना है कि करना पेस्टल है, लेकिन उसने फर्दर आपसे फर्दर पूछा होगा कि इससे क्या फायदा हो सकता है, मतलब कि ये इट विल, मतलब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब ये टेक्नोलॉजी अगर कोई चेंज हुई है, इज इट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी और नॉट, मतलब इसमें हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस को ही एनालाइज करना है आखिर में, पेस्टल और पोर्टर लगाकर, ठीक है। मतलब सेकंड चैप्टर मैं कहूँ तो बस यही है, पोर्टर डायमंड एंड पेस्टल, ठीक है। एंड अगर मैं थर्ड चैप्टर की तरफ जाऊँ, अच्छा ये एक छोटा सा ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट टर्मिज्म की तरफ ना, मेरी वो गया था अभी कर्सर। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है इन चीजों का ना, लाजमी आप जैसे कि मैंने एक मिशन वाला क्वेश्चन बताया कि वो चेंज होता है, ठीक है, इन चीजों पे आपने लाजमी अपने नजर रखनी है। मिशन वाला का क्वेश्चन मैंने एक बताया था अभी, शॉर्ट टर्मिज्म का वर्ड, ये भी आप इस पे भी आप खुद नहीं, मतलब कि कहीं पूरी बुक में शॉर्ट टर्मिज्म के बारे में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, हम हमेशा पूछता है, हमेशा तो नहीं लेकिन पूछ सकता है। तो मैं आप जा रही हूँ थर्ड चैप्टर की तरफ, आप खुद भी इस चैप्टर को देखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज है ना, इसको याद नहीं करना, इसको मतलब याद, आप याद में जो चीज करनी है ना, मैं आपको बताऊंगी कि याद क्या क्या करना है। रट्टा भी लगाना है, इसमें रट्टा भी बहुत अच्छा है, लेकिन पहले दूसरे मुझे नहीं लगता कि पहले और दूसरे चैप्टर में कोई ऐसी चीज है जो रट्टा लगाने वाली है। बस आपको फैक्टर्स याद रखने हैं, फैक्टर्स मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं। अच्छा अगर आप ये लोग सोच रहे हैं ना कि इतने इतने इसके क्वेश्चन बैंक है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यकीन करें पहले जितना मुमकिन हो अपने क्या नाम है कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस सबसे एंड पर, सब सब क्वेश्चन की दो, एक पेस्टल है ना, पेस्टल का सिर्फ एक क्वेश्चन देख लो, यकीन करो आपने वो, अगर आपको क्या लगता है कि 20 क्वेश्चन कर लोगे तो वो आपका पेपर पास हो जाएगा, क्यों वहां पे आना फिर अननोन क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन कर करके आपने स्किल डेवलप करनी है, और स्किल डेवलप हो मतलब क्वेश्चन करने से होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यकीन करें आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कहूँगी ये पेस्टल है, इसमें पॉलिटिकल का फैक्टर है, इकोनॉमिक, आपको जब तक इकोनॉमिक्स के फैक्टर का नहीं पता होगा कि बीच में क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सचेंज रेट आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है, तो जब तक आपको इकोनॉमिक फैक्टर में नहीं पता होगा कि चीजें कौन कौन सी कवर होती हैं, तो आप क्या लिख लेंगे पेपर में। तो बेहतर है पहले ये कि आप कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएं, ठीक है, फिर बाद में प्रैक्टिस की तरफ जाए, यकीन करें हर क्वेश्चन के दो दो क्वेश्चन भी कर, हर हर टॉपिक के दो दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, या एक सिंगल क्वेश्चन, इवन तो मैं कहती हूँ करो भी मत, एटलीस्ट स्टडी कर लो कि भाई स्ट्रक्चर्ड वे क्या है, एक एग्जामिनर का क्वेश्चन ये है, मैंने इसको आंसर कैसे करना है, इतना टाइम नहीं है तो बस ठीक है इसको स्टडी कर लो। उसमें स्टडी भी ऐसा कि उसकी जो क्रक्स है ना अपने माइंड में रखो कि मैंने भी ऐसे ही करना है। अच्छा ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर जो है, आपने सिर्फ जब भी आपसे कोई कहेगा कि भाई कंपटीशन का एनालिसिस करना है, कंपटीशन का एनालिसिस में आपने ना पेस्टल को सोचना है ना पोर्टर डायमंड को सोचना है, बस सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 3 में रहते हुए सोचना है, ठीक है। या तो 5 फोर्सेस लगेगा, बोस्टन कंसल्टिंग मॉडल लगेगा, या कुछ भी लगेगा, लेकिन पोर्टर एंड डायमंड तो कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसमें कवर ही नहीं होते हैं, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा वहां उस चैप्टर के बारे में सोचना है, कंपटीशन के बारे में सोचेगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है बस।
ठीक है। 5 फोर्सेज लगेगा, बीसीजी मॉडल लगेगा। अच्छा, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल इंपॉर्टेंट है, बीसीजी एंड पोर्टर 5 फोर्सेज। पोर्टर 5 फोर्सेज का उस एक छोटा सा प्यारा सा स्केच बना हुआ है, यकीन करें स्केच बना हुआ है कायदा तौर पे, आपको भी पता होगा कि यहाँ पे मैं अगर आगे आती हूँ। अच्छा, इस ये टर्म आप देख रहे हैं, फ्रेगमेंटेड, इमरजेंट, मैच्योर, डिक्लाइनिंग और ग्लोबल, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनोलॉजी, द वोकैबुलरी, इसको कहते हैं वोकैबुलरी। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब क्या, छोटी इंडस्ट्री जो छोटे छोटे सेक्टर होते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्री जो नई नई बन रही है, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में ऑनलाइन, वैसे तो दुनिया पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में अभी नए नए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, पता नहीं क्या क्या स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इमर्जिंग इंडस्ट्री है। मेच्योर इंडस्ट्री पेप्सी और कोका कोला, मतलब जो स्टेबल हो चुकी हुई है। डिक्लाइनिंग पता नहीं कौन सी, ठीक है। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, व्हाट इज ग्लोबल, व्हाट इज डिक्लाइनिंग, व्हाट इज मेच्योर, लेकिन कोई ऐसी इंडस्ट्री जो 20 सालों से है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये जी बहुत लॉन्ग लाइफ है, ये वो आपने उसके लिए वर्ड यूज करना है, इट्स अ मेच्योर इंडस्ट्री। कोई ऐसी इंडस्ट्री जो नई नई अब मार्केट में आ रही है, ठीक है, आपके माइंड में बहुत से होंगे एग्जांपल्स, ठीक है, तो उसके लिए आपने वर्ड यूज करना है, वो आपसे डेफिनेशंस नहीं पूछेगा। अगर कुछ करना हो तो बस सिर्फ और सिर्फ इसको हाईलाइट कर लो, इसके साथ उर्दू में मतलब लिख लो कि मैंने पेपर में 10 दिन जब जाने लगोगे ना, 20 दफा अपने आप को कहना है कि मैंने वोकेबलरी यूज करनी है, और कोई मतलब कि बीएम वोकेबलरी यूज करनी है, इसके अलावा मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। अब ये कन्वर्जेंस का वर्ड है। कन्वर्जेंस क्या है, मतलब कि दो इंडस्ट्रीज जो सोच रही हैं, डिमांड लेड कन्वर्जेंस होती है, सप्लाई लेड कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। अब उसके लिए आपने यही वर्ड यूज करना है कि मतलब सप्लायर की डिमांड और कस्टमर की डिमांड, मतलब डिमांड मैच हो रही है, तो एक नया कंपनी कन्वर्ज हो रही है, मर्ज कर रही है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। मतलब आपने इन वोकेबलरी को माइंड में रखना है। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रही हूँ क्योंकि हमारे जितने टीचर्स थे वो यही कहते थे कि आपने वोकेबलरी यूज करनी है, और यकीन करो पेपर पास होता। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड मार्केट सेगमेंटेशन, ये थोड़ा सा ये इसकी बस ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को समझना है बस आपने, और कुछ नहीं है। इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, नहीं हुई तो मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, लेकिन ये इस पूरे के पूरे सेक्टर में अगर मैं आपसे पूछूंगी ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसकी आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, यकीन करें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस टेबल को भी पढ़ लेना, ये क्योंकि स्ट्रेटेजी लिखी, कोई भी चीज हो ना तो उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये इनोवेटर है, वो ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज लिखी हुई है। मार्केट स्पेस, ये इसमें मुझे पूछना ही नहीं है, मार्केट स्पेस से बेहतर कोई और क्वेश्चन पूछेगा लाजमी। अब ये प्राइस, अब एक कंपनी है बहुत ही प्रीमियम को प्रोडक्ट दे रही है, प्रीमियम क्वालिटी दे रही है, वो यहाँ पे खड़ी हुई है, वो ये वाला प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हो सकता है मैं, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10,000, 5,000, 8,000, 2,000, यहाँ पे लिखती हूँ 4,000, 4,000 और क्वालिटी बी, यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे अपनी कंपनी बना सकते हैं इस सेक्टर की। यही है मतलब स्ट्रेटेजिक स्पेस। एवेल्युएट करना, क्वांटिटी कौन सी प्राइस और क्वालिटी में मैं कहाँ पे जगह फाइंड आउट कर सकता हूँ अपनी कंपनी बनाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक स्पेस यही कहती है कि आप प्राइस और क्वालिटी को चेक करें, ठीक है। उसके बाद आप एनालाइज करें कि आप अपनी कहाँ बना सकते हैं कंपनी, मतलब एक यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे अपनी कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, वो क्या पूछेगा इसमें, हो सकता है कुछ बना ले सिनेरियो। अब सारी कंपनीज की प्राइस ऊपर जा रही है, क्वालिटी ऊपर जा रही है, लेकिन कोई कंपनी ऐसी नहीं, मतलब कि हमें क्वालिटी ज्यादा दूं प्राइस कम रखूं, मतलब यहाँ पे मेरा स्ट्रेटेजिक स्पेस अवेलेबल है। अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये आगे चैप्टर में भी आ रहा है, इसको भी रहने में। मार्केट सेगमेंटेशन को हम मार्केटिंग के चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है, सारे के सारे, मतलब कि जहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट है बोस्टन कंसल्टिंग मॉडल को, क्योंकि जितना मेरा टाइम है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे 2-3 घंटे रिक्वायर्ड है। अच्छा, बोस्टन कंसल्टेंसी मॉडल अगर मैं आती है, ये देखें ये वाली, आपने इस स्केच को यकीन करें रट लेना, और ये कुछ 5 फोर्सेस कुछ भी नहीं है, यही है। ये जी ना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैंने याद करूं, मैं कैसे याद करूं, कुछ भी ना याद करें, ठीक है। मुझे करना है करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए, ठीक है। मैं ये डिस्करेज नहीं कर रही कि नहीं याद करनी चाहिए, करें, लाजमी करें, लेकिन ये जो स्केच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये फैक्टर्स, ये फैक्टर्स
कि सारी की सारी हेडिंग्स आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि एग्जाम में आपने ये रिप्रोड्यूस नहीं करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैरियर टू एंट्री के लिए फैक्टर्स कौन कौन से लाजमी। अच्छा, इनकी हेडिंग को आप मार्क कर लें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस ही नहीं है, टाइम टू बिकम एस्टेब्लिश्ड, मतलब एक कंपनी, मैं नेक्स्ट कोला को पेप्सी का मुकाबला कर सकती है नहीं ना। टाइम टू बिकम एस्टेब्लिश्ड एग्जांपल, ठीक है। नो हाउ, हमारे पास नो हाउ नहीं, मैं चाहती हूँ मैं भी आईफोन की तरह फोन बनाऊँ, मेरे पास नो हाउ ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। स्विचिंग कॉस्ट पेप्सी और कोका कोला में स्विच करने के लिए कोई कॉस्ट ही नहीं रिक्वायर्ड, मतलब स्विचिंग कॉस्ट आपकी बिल्कुल नल है, ठीक है, जीरो है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट हो सकता है कुछ बैरियर 20 लगाए हों, कार्टल्स बने हों, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये लाजमी आपने याद रखें, जो मैं कह रही हूँ ना कि ये लाजमी, तो मैं यकीन करें वो वाकई आपने माइंड में आपके होने चाहिए। मतलब आप बीएम के पेपर के लिए जा रहे हैं तो इस चैप्टर में मैं कहूँ कि आपके माइंड में मुझे शुरू में मैंने 4 डेफिनेशन बताई, फ्रेगमेंटेड, मेच्योर, वो आपके डेफिनेशन नहीं, बस ये पता होना चाहिए फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है, मेच्योर का मतलब क्या है, डिक्लाइनिंग का मतलब, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन हॉल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हेडिंग्स, ठीक है। और उसके बाद ये स्केच, ये पूरा स्केच। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर बार्गेनिंग पावर आनी है तो आपने यही पेपर के अंदर, यही सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं छुपे होने हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर, वो पता क्या कहेगा, देर इज मतलब नंबर ऑफ कस्टमर इज लेस, बट मतलब कि उनकी क्वांट, मतलब कि वो ज्यादा बल्क में हमसे परचेज करते हैं लेकिन हमारे 2 कस्टमर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर 2 हैं लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर बड़े ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसी तरह हम कहें कि जोन के या फिर मोबलिंग के कस्टमर इतने ज्यादा, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कस्टमर इतने ज्यादा है, एक बच्चा एक चला भी जाएगा अपनी सेल बंद करके तो उनको क्या फर्क पड़ना है। तो इस तरह यही चीजें आनी है। इस स्केच को लाजमी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, लाजमी, और कुछ भी नहीं है ये आई थिंक 5 4 से ये चल रहा है अभी। ये इसमें वो क्वेश्चन, अगर मैं जब मैं ये पढ़ती थी मैं ये सोचती थी कि यार ये रिलेटिव मार्केट शेयर दे रहा है, मार्केट ग्रोथ दे रहा है, डॉग स्टार ये वो। अब इसमें जो इसकी स्ट्रेटेजीज है ना, यकीन करें मैं यहाँ पे लिखी हुई है, ये स्ट्रेटेजी का सेक्शन है ये। अगर एक प्रोडक्ट है स्टार, अच्छा, अब मतलब मैं समझाऊंगी ना कि स्टार और ये क्या होता है, ठीक है ना। अब वो एग्जामिनर आपसे कहेगा 3 4 प्रोडक्ट गिवन होंगे, ठीक है। वो आपको खुद एनालाइज करना है कि वो क्वेश्चन मार्क है, ये स्टार है, ये कैश का हुआ। वो ये नहीं कहेगा इसको आइडेंटिफाई करो ये स्टार है तो फिर उसको डिफाइन कर दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा कि प्रपोज अ स्ट्रेटेजी। यकीन करें फिर अगले पेज पे सारी स्ट्रेटेजी गिवन है, कुछ नहीं करना, बस ये आई थिंक ये स्ट्रेटेजी, स्टार की स्ट्रेटेजी ये लिखी है, यकीन करें आपने रिप्रोड्यूस करनी है बस। अगर जिस पेज को याद करना है वो वाला पेज था जो स्केच मैंने आपको बताया, इसमें आपने इसके मतलब को देख कर माइंड में रख कर ये आपकी सारी स्ट्रेटेजी है जो आपने याद करनी है। और डॉग की क्या स्ट्रेटेजी है, ये है। ये एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनर ने आपसे पूछना अगर किसी चीज को रट्टा मारना है तो फिर ये है, यकीन करें। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने तो कोई क्वेश्चन भी कभी जिंदगी में अटेम्प्ट नहीं किया था इसका, बीएम का। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। बीसीजी मॉडल आएगा, मैं बीसीजी में बहुत प्रिपेयर हूँ। जब मुझे पता चलेगा एक स्टार प्रोडक्ट है तो मुझे इसकी स्ट्रेटेजी पता हो, और स्टार प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी उस वक्त एग्जामिनेशन में खुद माइंड में नहीं आएगी, तो बेहतर है कि रटा मार। और ये कि हम इतने बड़े लेवल पर आगे तो हम रटा कैसे मारे, तो यकीन करें रटा मारना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। लेवल तब होगा जब आप लेवल मतलब कि टाइम बाय टाइम पेपर पास करेंगे। कोई है भी मेरे साथ कि नहीं? जी जी मैम। ओके। अच्छा, ये चैप्टर आ गया 5 आई थिंक, 4 4। अच्छा, 4 में आपकी स्ट्रेटेजी क्या, आज अब मैं SWOT एनालिसिस का आधा हिस्सा ये है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है जो आपके अपने अंदर है। अब इंसान अगर ह्यूमन बीइंग हम सोचेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वही है जो मैं हूँ, वीकनेस क्या है वो भी वही है जो मैं मेरे अंदर है, ठीक है ना। तो कंपनी भी इसी तरह ही करती है कि मेरे अंदर जो है, मेरी जो कैपेबिलिटी है, मेरी जो कैपेसिटी है, मेरे जो रिसोर्सेज है, या तो वो मेरी वीकनेस है या तो मेरी वो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ हम उसको ये नहीं मैं कह रही कि मेरे पास एक रिसोर्स है तो मैं उसकी वो मेरे लिए वीकनेस है, तो उसको कोशिश करो कि हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बनानी है ना इसमें भी, कि हम अपनी एक ऐसी मेरी वीकनेस है कि हम जी हमारा R&D का डिपार्टमेंट ही नहीं है,
जैसे तो हम उसके लिए क्या करें, हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, हम अपनी उस वीकनेस को कैसे, जाहिर सी बात है अपनी वीकनेस से जान छुड़ाएंगे तो हम अब कैपेबल होकर कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे ना। तो ये स्वॉट एनालिसिस में आधा हिस्सा यहाँ से पूरा होता है इस चैप्टर से, और आधा हिस्सा चैप्टर 2 से पूरा होता है। ये आखिर में बेस स्वॉट एनालिसिस यहाँ पे इस वजह से दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद ही स्वॉट एनालिसिस बनेगा ना चैप्टर 4 में। पहला ये पहला पिरामिड वगैरह छोड़ दें, आप छोड़ने नहीं करें, आप करें, मैं ये नहीं कह रही कि मिस ने कहा तो छोड़ दें, नहीं छोड़ने की बात नहीं कर रही मैं। अगर करना हुआ करें, लाजमी करें। मैंने तो सारा किया, कि मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सारा किया था, मैंने पूरी बुक पढ़ी थी, मैंने पूरी बुक याद की थी, ठीक है। लेकिन मैं उस लिहाज से कह रही हूँ कि ऐसा जिसने 4 4 पेपर उठाए हो तो उनको जरा, फिर जाहिर सी बात है। और जब आपने सब करना भी होता है ना, तो आपको उसको तब भी आपको उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेपर में आनी ही आनी होती है। अब इस चैप्टर में तो जाहिर सी बात है वो यही पूछेगा, वैल्यू चेन। तो सारे का सारे, अभी किसी ने सर्विस सेक्टर का पूछा था, ठीक है, तो लास्ट में वो कोई ना कोई सिनेरियो बना देगा कि ये हो सकता है फ्रेट इंडस्ट्री बना दे, होटल इंडस्ट्री बना दे, एयरलाइन इंडस्ट्री बना दे। तो वो सारा का सारा वो आपसे यही पूछेगा, तो आपके माइंड में होना चाहिए इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब। अच्छा, मतलब क्या होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक का, ठीक है, वो मतलब याद रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे है, इस तरह कुछ लिखा हुआ है, वैसे सारा मतलब ही है, इसमें कोई फालतू चीज नहीं लिखी है, सारा इस चीज का ये, इस इनबाउंड लॉजिस्टिक को समझाने के लिए पूरी की पूरी ये चीज है, ठीक है। इसको याद करना, मैं याद करने को तो मैं कहूँगी फजूल है। क्यों? क्योंकि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि सारी उसकी वेयर हाउसिंग सही हो, रॉ मटेरियल सही हो, यहाँ से मैं परचेज करूँ, वहां से परचेज करूँ, ये आपको इन सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए। मैं इसीलिए मैं कब से कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, मतलब वैल्यू चेन, प्राइमरी वैल्यू चेन में ये 5 चीजें आती हैं, ठीक है। पहली बात ये, इनके ऊपर नंबरिंग करो, ये 5 चीजें आती है एग्जामिनर में, फिर आती है एग्जामिनेशन में याद आती है 4 चीजें थी पहले तो, ठीक है। पहले बॉक्सेस को ध्यान से देखा करो, आंखों को ओपन रख के पढ़ा करो कि 5 चीजें हैं, 5 बॉक्सेस हैं, 5 स्टेप है प्राइमरी वैल्यू चेन में। इनबाउंड से शुरू होते हैं, ऑपरेशन आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, सर्विस आफ्टर सेल सर्विस है, मार्केटिंग में 4 पीस ऑफ मार्केटिंग ले लूंगा, और ये मेरे फिनिश प्रोडक्ट टू कस्टमर जाने चाहिए, और ये कन्वर्जन है पूरी, और ये मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है। मतलब कोई भी मुझे कहता है कि इसकी प्राइमरी वैल्यू चेन किया, अगर मुझे कोई कहता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक सिनेरियो आ गया, तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी अगर आपको इनबाउंड ऑपरेशन इनके मतलब पता है ना, तो यकीन करें आप पेपर में कर सकते हैं, ये रट्टा मारा हो या ना मारा। प्रोक्योरमेंट, ये स्पोर्टेड, क्या नाम है, सेकेंडरी वैल्यू चेन, स्पोर्टेड इंडस्ट्री, स्पोर्टेड इंडस्ट्री कह रही स्पोर्टिंग एक्टिविटीज सारी के सारी। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल, ठीक है, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी। एडिंग वैल्यू, इसमें थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ये लाजमी पढ़ा करें वैसे। एक दफा रीड आउट करके ना, मतलब ये पेज है ना, इसको रीड आउट कर लें 1 टाइम, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट होगी ना उसको अंडरलाइन कर दे, बाकी के आगे ना आईजी लिख दे, इग्नोर, क्योंकि मैंने इसको देखना ही नहीं है। अच्छा, ये एडिंग वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब कि एक चीज में आप वैल्यू, एक प्रोडक्ट है उसमें आपकी फर्दर वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है, छोटा सा सिनेरियो बना के देगा हमें। मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ चले जाएंगे हम, मार्केट बेटर क्वालिटी की, क्योंकि जब मैं ये खुद पढ़ती थी ना, तो मुझे पता कि ये इसको मैंने किस तरह कवर किया था। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पैसे आते हैं, हम उसको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में वो शेयर होल्डर के पास चले जाते हैं, वो दोबारा वापस इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये एक चेन सी चलती रहती है पूरी की पूरी। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें टेंजिबल रिसोर्स होते हैं कि इंटेंजिबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। अब टेंजिबल रिसोर्स और इंटेंजिबल रिसोर्स में वो कवर होता है फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन। नो हाउ और रेपुटेशन चले जाते हैं इंटेंजिबल रिसोर्स में। अच्छा, थ्रेशोल्ड रिसोर्स, ऐसी कंपनी, मतलब मैं ना सिलाई मशीन कह रही हूँ, मैंने एक गारमेंट सीने हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे वहां पे सिलाई मशीन है तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसका